Hello students, welcome back to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 7th Science. Today we are going to study chapter 10, that is respiration in organisms. So इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है. सो ऑर्गेनिजम्स मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट है, तो वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती कैसे है. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि रेस्पिरेशन है क्या. सो जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है ना, जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो होता है क्या, रेस्पिरेशन. सो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ते हैं ये प्रोसेस के बारे में. एंड ये सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, डिफरेंट होता है, क्या मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है, कौन से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. वन डे बूझो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स who were coming to the town after a year. So जैसे आपके घर में कोई आ रहा होता है या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाना होता है या वो आते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होती है ना. सो वैसे ही सेम एक्साइटमेंट बूझो को थी, उसके ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. So वो बहुत जल्दी में था क्योंकि उसको बस स्टॉप जाना था उनको रिसीव करने के लिए. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. So वो इतनी जोर से भाग के गया कि वो वहाँ पर बस स्टॉप तक कुछ ही मिनट्स में पहुँच गया. He was breathing rapidly and जब वो वहाँ पर पहुँचा ना तो वो बहुत जोर से ब्रीथ कर रहा था, मतलब ब्रीदिंग जो उसकी थी बहुत रैपिड थी. तो अभी ब्रीदिंग यहाँ पर वर्ड आया है, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है. सो जो प्रोसेस है ना, हम एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं. दैट मीन्स कि जब आप ब्रीथ कर रहे हो, सांस लेते हो, तो एयर अंदर जाती है एंड बाहर आती है. तो ये जो गैस का, एयर क्या है, गैस है, तो गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है ना इन एंड आउट, इसको ही बोलते हैं ब्रीदिंग. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Boocho told her that he came running all the way. So उसकी ग्रैंडमा पूछती है कि इतना फास्ट ब्रीथ क्यों कर रहे हो. तो बूझो बोलता है कि मैं ये पूरा रास्ता जो था वो भाग के आया. But the question got stuck in his mind. तो बट ये जो क्वेश्चन था ना कि इतना फास्ट क्यों ब्रीथ कर रहे हो, वो उसके माइंड में ही अटक गया. ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. तो उसको ये लगा कि रनिंग करने से ब्रीथिंग फास्टर क्यों हो रही है. द आंसर टू बूझोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई बी ब्रीथ. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इस चैप्टर में है. सो आपको चैप्टर ध्यान से सुनना है एंड इसका मतलब समझना है. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन का ही पार्ट है. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई डू वी रेस्पायर. तो हम रेस्पायर क्यों करते हैं. In chapter 2, you learned that all organisms are made of small microscopic units called cell. So हमने chapter 2 में already ये पढ़ा हुआ है कि जितनी भी living cells हैं या फिर जो जितने भी organisms हैं वो सभी क्या है, cell से मिलके बने हैं. cell क्या है, small microscopic unit है. स्मॉल तो मतलब छोटा हो गया, माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मतलब क्या हुआ कि जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से विजिबल है. अगर हम उसको सोचेंगे ना नॉर्मल ग्लासेस लगाकर देख लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर हमें सेल्स को देखना है तो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए हेल्पफुल है. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. अभी सेल क्या है, स्मॉलेस्ट है. दैट मीन्स कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा पार्ट जो है वो क्या है, सेल. तो स्मॉलेस्ट है, स्ट्रक्चरल है. दैट मीन्स कि उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है, सेल्स के. एंड फंक्शनल यूनिट. सो फंक्शनल यूनिट से मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ना, अगर हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस की बात करें तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इवन वॉकिंग, रनिंग, इन सब में भी क्या फंक्शन कर रहा है, मेनली सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो सेल का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल. तो इसका एग्जांपल एक और हम ले सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से भी. जैसे एक रूम का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें ब्रिक से बनती है. ठीक है, तो एक ब्रिक क्या हो गई, एक सेल का पार्ट, एक सेल की तरह हो गई. इवन और भी कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम जिसमें स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उस सब्सटेंस की वो क्या हो जाती है, सेल.
Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो हर एक सेल जो होती है ना ऑर्गेनिज्म की, वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कुछ सेल्स जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, न्यूट्रिशन का। कुछ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फिर एक्सक्रीशन में, रिप्रोडक्शन में। तो अभी ये जो फंक्शंस हैं इनका मतलब पता है क्या आपको? तो न्यूट्रिशन क्या है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जो हम फूड इनटेक करते हैं उससे क्यों करते हैं फूड इनटेक? जिससे कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो। तो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो प्रोसेस क्या हो गई, न्यूट्रिशन। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट, तो गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन, वो किस में आ जाता है, ट्रांसपोर्ट में। देन एक्सक्रीशन, सो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है वो प्रोसेस है एक्सक्रीशन। एंड रिप्रोडक्शन, सो जो यंग वंस का फॉर्मेशन होता है वो क्या क्या, रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। तो ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए, एनर्जी। इवन हमें भी देखो ना कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। चलना है, भागना है, खेलना है, सभी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो हम एनर्जी के लिए क्या करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड खाते हैं। Even when we are eating, sleeping और reading, we require energy. So जब आप खाना खा रहे हो ना उस टाइम पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप फूड च्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिजिकल फोर्स रिक्वायर्ड है जब आप अपने टीथ से फूड को च्यू करोगे तो। उसके बाद स्लीपिंग एंड रीडिंग, ये तो क्या है, बहुत रिलैक्स होकर करने वाले काम है, बट स्टिल यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी आती कहाँ से है? पर मतलब जैसे अगर आपने खाना खा रहे हो उस टाइम पे तो फूड ले रहे हो, बट बॉडी में जो स्लीपिंग के टाइम पे, रीडिंग के टाइम पे, ईटिंग टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कैसे आती है? ऐसा तो नहीं है ना, गाड़ियों में जो व्हीकल्स में फ्यूल रिक्वायरमेंट होता है तो हम पेट्रोल टैंक्स होते हैं वहाँ से जाके फ्यूल डलवा लेते हैं। ऐसे ही बॉडी के लिए भी कोई टैंक्स होते हैं जहाँ से जाके हम फ्यूल डलवा लें, ऐसा नहीं होता ना। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, और आपके पेरेंट्स क्यों इंसिस्ट करते हैं, क्यों आपको फोर्स करते हैं कि रेगुलरली खाना खाओ, हेल्दी फूड जो होता है वो खाना चाहिए। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, सो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है कि फूड में ही एनर्जी जो है वो स्टोर्ड रहती है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो जो फूड हम खा रहे हैं ना उसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है, एंड वो कब रिलीज होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. So सारे ही living organisms जो है ना, whether it is a frog or a bird or a fish or human being or any animal, कोई भी living organism होगा, सभी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। एंड उससे क्या मिलता है, जो बॉडी में फूड होता है ना तो उस फूड से एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, एंड ब्रीदिंग के टाइम पे क्या होता है, हम एयर ब्रीद इन करते हैं। जो हमारे सराउंडिंग में एयर है ना उसको हम सांस लेते हैं जो, तो वो एयर अंदर जाती है। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, सो हमको ये तो पता है कि एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हम जो ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीदिंग के टाइम पे जो एयर बाहर आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, उसमें मतलब क्या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। सो जो हम एयर ब्रीद इन कर रहे हैं ना वो क्या है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती है, एंड सारे पार्ट से होते हुए सबसे लास्ट उसका डेस्टिनेशन क्या होता है, सेल, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। In the cells, oxygen in the air helps in the breakdown of food, and उस cells में क्या करती है, ऑक्सीजन फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है, एंड फूड जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या मिलती है, एनर्जी। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration, and ये जो प्रोसेस है जहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है इनसाइड द सेल, उसको क्या बोला जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से मतलब क्लियर है ना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है सेल के अंदर हो रही है, तो सेल्यूलर मतलब कि सेल के इनसाइड, एंड रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सो ये हो गया क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ना, वो सारे ही ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होती है। In the cell, the food or glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. So cells में क्या होता है, जो food है ना, food किस चीज़ के फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है क्या, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो ब्रोक डाउन हो जाता है किसमें, वो ब्रेक हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। एंड ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होती है, ऑक्सीजन की हेल्प से। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. And जब ये ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, एंड फूड का ब्रोक डाउन जो है वो बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। फाइन, तो दो टाइप के रेस्पिरेशन कौन से हो गए, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, तो फूड का जब ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये जो है एक सेंटेंस इक्वेशन के फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो कभी भी आंसर आप या फिर डेफिनेशन लिखते हो ना, तो इस टाइप के फॉर्मेट में भी अगर शो करोगे ना, तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव दिखता है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. So कुछ ऐसे organisms होते हैं जो एयर की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है ईस्ट का, तो ईस्ट क्या है, एक फंजाई है। फंजाई क्या होता है, अब फंगस आपने सुना होगा ना, या फिर फंगस तो जब हम लंच बॉक्स बैग से निकालना भूल जाते हैं ना 2-3 दिन तक, तो उसमें अगर कुछ भी हमारा फूड आइटम रह जाता है, उसके ऊपर एक कॉटनी सी लेयर रह जाती है, वाइट कलर की जनरली, या फिर ग्रीन कलर की कॉटन टाइप की लेयर दिखती है, वही क्या होती है, फंगस। एंड उस पूरी क्लास को बोल देते हैं क्या, फंजाई। तो ईस्ट क्या है, एक फंजाई है। तो ऐसे फंजाई क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। 5 कैटेगरीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गीज। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, एंड ये ईस्ट क्या है, एनारोब्स है, बिकॉज ये एयर के एब्सेंस में रह रहा है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो अब वो एयर की एब्सेंस में रहते हैं, तो एनर्जी कैसे मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। सो ऑब्वियस है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो ग्लूकोज अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो जो ब्रेक डाउन के कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो डिफरेंट होंगे। सो यहाँ पर क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। सो इसमें क्या है, वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता। आगे देखते हैं। Yeast are single cell organisms. They respire anaerobically and during this process yields alcohol. So yeast क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड क्या बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, इसीलिए ईस्ट को वाइन एंड बियर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अवर मसल सेल्स can also respire anaerobically but only for a short time. So हमारी मसल्स जो है ना बॉडी की, वो भी anaerobically रेस्पायर कर सकती हैं, पर बहुत कम टाइम के लिए। जैसे आप थोड़ी देर के लिए अपना सांस को या ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हो ना, वैसे ही मसल्स में है, अगर थोड़े टाइम के लिए उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। When there is a temporary deficiency of oxygen, so वो कब के लिए होता है, सिर्फ जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demands for energy is high. So जब
एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग हो रही है मतलब बहुत ज़ोर से भाग रहे हैं, साइकिलिंग करते टाइम, या बहुत ज़्यादा देर तक चलते हैं, या हैवी लिफ्टिंग करने के बाद क्या होता है, बॉडी में एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे आप ही बहुत ज़्यादा देर प्लेइंग खेल रहे हो, दौड़ भाग करके खेलते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, बॉडी टायर्ड हो जाती है और सडनली उसके बाद हमें भूख लगने लगती है। सो एनर्जी डिमांड जो है वो बॉडी की इंक्रीज हुई है क्योंकि, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। बट उस टाइम पे अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या होगी, इंटरप्ट होगी, क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है। देन anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. So उस कंडीशन में क्या होता है, सेल्स अगर ब्रीथ नहीं करेंगे तो सेल डेड हो जाएंगे, इसलिए सेल जो अवेलेबल होता है उस टाइम पे वो प्रोसेस को परफॉर्म कर लेते हैं। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही परफॉर्म कर लेते हैं। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने से क्या होता है, मसल्स में जो ग्लूकोज है ना वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। सो लैक्टिक एसिड जो है ना उसका क्या, ऐसे कैसे पता चलेगा कि लैक्टिक एसिड बनता है, तो बहुत कॉमन सा है ये चीज़ कि जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हो या फिर गेम्स जब आप खेलते हो आउटडोर दौड़ने भागने वाले, उस टाइम पे आप देखना आपके हाथ पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, जनरली पैरों में जो है वो क्रैम्प्स होते हैं। सो वही जो टाइटनेस होती है मसल्स में, स्टिफनेस आ जाती है, वही क्या होता है, लैक्टिक एसिड। हम यहाँ देखते हैं और डिटेल में। Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? तो आपने कभी ये सोचा है कि हैवी एक्सरसाइज के बाद मसल क्रैम्प क्यों आ जाता है, क्यों मसल्स थोड़ी हार्ड लगने लगती हैं? The cramps occur when muscle cell respire anaerobically. So ये कब होते हैं क्रैम्प्स, जब मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। The partial breakdown of glucose produces lactic acid. एंड ये जो partial breakdown होता है ना ग्लूकोज का, उससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। दैट मीन्स कि ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है ना, उससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉसेज मसल क्रैम्प्स। एंड ये जो लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ही मसल क्रैम्प्स होते हैं। We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. And वो क्रैम्प से कैसे हम रिलीफ पा सकते हैं, हॉट वाटर बाथ लेने से या फिर मसाज लेने से। कैन यू गेस वाई इट इज सो? ऐसा क्यों हो रहा है कि हॉट वाटर से ही क्रैम्प्स में रिलीफ मिल रहा है, कोल्ड वाटर से क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसका आंसर है हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सो हॉट वाटर बाथ से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इंक्रीजेस। एंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है सेल्स में वो इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलने लगती है ना, तो उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। फाइन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिला कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं, बिकॉज मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। बट अगर हम मसाज करें या फिर हॉट वाटर से वॉश करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा। फाइन। सो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग हमने स्टार्टिंग में देखा कि क्या होता है, जो एयर का मूविंग इन और मूविंग आउट हो रहा है ना लंग से, किस लिए हो रहा है, ये गैसियस एक्सचेंज को करने के लिए। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। ये एक्टिविटी 10.1 के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। इस एक्टिविटी में क्वेश्चन भी दिया है, वो क्या है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। सो ये एक्टिविटी जो है वो किसी एल्डर वन या टीचर के प्रेजेंस में करना है एंड काफ़ी सारे
ड्रॉबैक्स होते हैं, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हमें हार्म भी हो सकता है, इसीलिए किसी एल्डर पर्सन के ही सामने ये एक्टिविटी करना चाहिए। क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। सो इस एक्टिविटी में क्या करना है, अपने नॉस्ट्रिल्स को और माउथ को कंप्लीटली बंद रखना है एंड वॉच को देखना है। What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. So यहाँ पर क्या करना है ना, नॉस्ट्रल्स एंड माउथ को टाइटली कवर करके वॉच में देखना है कि कितनी देर तक आप अपनी ब्रीथ कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है, कितना टाइम तक आप दोनों नॉस्ट्रल्स एंड माउथ को क्लोज रख सकते हो। So now you know that you cannot survive for long without breathing. So ये क्या है ना, आप ज़्यादा टाइम तक ब्रीथिंग के बिना नहीं रह सकते हो, ये बहुत ही कॉमन फैक्ट है। ब्रीथिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, हम इनसाइड जो एयर को इन कर रहे हैं वो कैसी एयर होती है, ऑक्सीजन रिच होती है, एंड जो एयर आउट होती है वो कौन सी एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। एंड ये प्रोसेस में किसकी हेल्प से होती है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या आ जाता है, लंग्स, ट्रैकिया, डायाफ्राम, ब्रोंक्यूल्स, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, विंड पाइप, ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आते हैं। ये सब नेम आपको मे बी पॉसिबल न्यू लग रहा है, बट इस चैप्टर में आगे ये सारा कुछ आएगा। दैट टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। सो ये डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि इनहेलेशन क्या होता है, जो इनटेक होता है एयर का, मतलब हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं एयर में क्या है, ऑक्सीजन रिच एयर है वो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। एंड एक्सहेलेशन क्या है, रिलीज होना। दैट मीन्स कि बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो बॉडी से रिलीज होती है, तो ये प्रोसेस हो गई क्या, एक्सहेलेशन। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमेशा ही होती है, 24/7। मतलब हम बोले कि हर एक चीज़ करते करते बोर हो जाते हैं हम या फिर थक जाते हैं। दो कंडीशंस होती है, टायर्ड फील करने लगते हैं कई बार या फिर बोर हो जाते हैं। बट ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो 24 आवर्स होती है, मतलब बीच में कुछ टाइम के लिए भी नहीं रुकता है ब्रीदिंग की प्रोसेस, ठीक है। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. So जो breathing rate है, अब यहाँ पर हमने breathing के बारे में तो पढ़ा, क्या है, gaseous exchange into lungs और gaseous exchange with the help of lungs। तो ये तो हो गया breathing। अब breathing rate क्या होता है, जो भी पर यूनिट टाइम ले रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड या 1 मिनट, जनरली क्या है यहाँ पर 1 मिनट लिया जाता है। तो 1 मिनट में कोई भी पर्सन, एवरेज हेल्दी पर्सन जो है, वो जितना भी टाइम ब्रीथ करेगा, सांस लेगा, वही होता है क्या, ब्रीदिंग रेट। ये जनरली 15 to 18 टाइम्स होता है पर मिनट में, 15 to 18, या फिर कई जगह आप देखोगे 12 to 15 लिखा होगा या फिर 12 to 20 होगा। तो ये एक एवरेज एडल्ट मैन जो होता है उसका ब्रीदिंग रेट है, एंड नॉर्मल कंडीशन में है ये। अगर हम रन करेंगे या फिर बहुत फास्टली कोई वर्क कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये रेट जो है वो इंक्रीज भी हो जाता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली। एंड ब्रीदिंग के टाइम पे क्या हो रहा है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, पर अल्टरनेटिवली होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ हम इनहेल भी कर रहे हैं और एक्सहेल भी कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशंस जो हैं वो अल्टरनेटिवली होती है। पहले इनहेलेशन होगा, इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, देन अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। तो इस टाइप से ये साइकिल चलती है। अ ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो एक ब्रीथ का मतलब क्या है, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं जो 1 टाइम, वो दोनों ही एक में काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनहेलेशंस को अलग काउंट करेंगे हम एंड एक्सहेलेशंस को अलग काउंट करेंगे, दोनों को कंबाइन काउंट करते हैं।
वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? सो आप अपना ब्रीथिंग रेट फाइंड आउट करना चाहते हो क्या? तो ये बहुत ही सिंपल है. इसके लिए क्या करना है, डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी. सो ये आपको पता है क्या कि जो ब्रीदिंग रेट है वो कांस्टेंट होता है या फिर अलग अलग प्रोसेस में चेंज होता रहता है. लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. सो हम ये इस एक्टिविटी से पढ़ते हैं. सो एक्टिविटी 10.2, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग. तो कई बार हमें नहीं पता होता कि हम ब्रीथ कर रहे हैं. However, if you try, you can count your rate of breathing. But अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपको जो ब्रीदिंग का फील है वो आप ले सकते हो कि कब इनहेलेशन हो रहा है एंड कब एक्सहेलेशन हो रहा है. ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. So कैलकुलेट करो ब्रीद इन का टाइम एंड ब्रीथ आउट का टाइम. Did you inhale the same number of time as you exhale? तो पहले तो यह देखो कि जितना टाइम आपने इनहेल किया वो एक्सहेल करने के टाइम से इक्वल है. नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट. उसके बाद क्या करो, काउंट अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करना है. वो कैसे, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट. ये जो ब्रीथ्स पर मिनट है ना ये यूनिट लगाना है. आफ्टर ब्रिस्क वॉल एंड आफ्टर रनिंग. पहले क्या करना है, एक नॉर्मल स्टेट में ब्रीदिंग काउंट करना है एंड देन उसके बाद वॉकिंग करके या फिर रनिंग करके ब्रीदिंग रेट काउंट करना है. रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट. सो ब्रीदिंग जो है वो सारी कंडीशंस में रिकॉर्ड करना है. पहले तो जो ब्रिस्क वॉकिंग एंड रनिंग के टाइम पे थी एंड देन प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद जो की. Tabulate our finding and compare your breathing rates under different condition with those of your classmates. And ये जो breathing rates हैं इनका comparison करना है अपने classmates के साथ पे कि lowest and highest क्या है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. क्या आप सबका ही इनहेलेशन रेट सेम आ रहा है कि 1 मिनट में सभी 15 टाइम्स इनहेल कर रहे हैं या फिर सभी 20 टाइम एक्सहेल कर रहे हैं. तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये हमें कंसिडर करना है एंड क्लास में डिस्कशन करना है. From the above activity, you must have realized that whenever a person need extra energy, she breathes faster. As a result, more oxygen is supplied to the cell. So इस एक्टिविटी से क्लियर है कि जब भी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना तो वो प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग की प्रोसेस है. तो ब्रीदिंग की प्रोसेस क्यों ज़्यादा हो जाती है, हाई ब्रीथ क्यों होने लगती है जब फिजिकल वर्क करते हैं. सो उस टाइम पे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से सप्लाई होती है, सेल से. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. And उससे क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है और ज़्यादा अमाउंट में फिर एनर्जी रिलीज होती है. Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? So ये समझ आया क्या कि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद भूख क्यों लगने लगती है. तो इसका आंसर भी सेम होगा कि फिजिकल वर्क करने के बाद क्या है, एनर्जी फिजिकल वर्क करने में कंज्यूम हो जाती है. दैट इज वाई हमारे बॉडी में अगर फूड बचा ही नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या है, हंग्री फील करने लगते हैं. When you feel drowsy, what does your breathing rate slow down? So जब आप ड्राउसी फीलिंग करते हो, लेजीनेस जो होती है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ना उठना है ना बैठना है, तो ऐसे ड्राउसी फील जब आप कर रहे हो तो उस कंडीशन में ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है. Does your body receive sufficient oxygen? So ब्रीदिंग रेट स्लो है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी है, दैट इज़ वाई वो स्लो है. बट ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर क्या है ना कि बॉडी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको रिक्वायर्ड होती है. तो जब भी एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट रनिंग करते हैं, इस कंडीशन में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है वो कंज्यूम हो जाती है. अभी और ऑक्सीजन चाहिए, जब तक नहीं मिलेगी ना तो सेल्स को भी क्या चाहिए, फिर रेस्ट चाहिए. जैसे भागते भागते आपको रेस्ट चाहिए ना. रैबिट एंड टॉर्टोइज वाली स्टोरी में रैबिट थक जाता है, उसको लगता है कि मैं तो वैसे भी फर्स्ट आऊँगा, तो वो क्या करता है, बीच में ही रुक जाता है. तो
क्योंकि उसको रेस्ट भी करना है। तो ऐसे ही सेल्स को भी रेस्ट करना होता है, इसलिए जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 10.3। Figure 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day. So यहाँ पर 10.3 में कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जो कि एक नॉर्मल डे में पर्सन करता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो ये नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं। Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fastest? तो कौन सी एक्टिविटी है जिसमें ब्रीदिंग रेट सबसे स्लो होता है या फिर सबसे फास्ट होता है? Assign numbers to the pictures in order of increasing rate of breathing according to your experience. तो ये एक्टिविटीज जो आप डेली परफॉर्म करते हो ना, वॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग के टाइम तो आप अपना ब्रीदिंग रेट नहीं काउंट कर सकते, बट स्टिल जो लेइंग डाउन होता है ना कि आप सिर्फ लेटे हुए हो, उस टाइम पे अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करो। फिर फिजिकल वर्क जब कर रहा है घर पे कोई, उस टाइम पे आप ये वर्क ट्राई कर सकते हो, फिजिकल वर्क, एंड तब काउंट कर सकते हो अपना ब्रीदिंग रेट। स्टडिंग के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे, तो ये सारी ही एक्टिविटीज़ के टाइम अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करो एंड देन यहाँ पर मार्किंग करो कि कहाँ पर सबसे स्लो है एंड कहाँ पर सबसे फास्ट है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आपको यहाँ पर अरेंज करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग at rest breathe in and out 15 to 18 times in a minute. So एवरेज अगर देखा जाए ना तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है रेस्ट वाली कंडीशन में, जब वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, वो 15 से लेके 18 टाइम्स तक पर मिनट में ब्रीथ करता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट एंड हैवी एक्सरसाइज करने के बाद ये ब्रीदिंग रेट जो है वो 25 टाइम्स पर मिनट हो सकता है। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. So क्या है, जब एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे ब्रीदिंग रेट सिर्फ फास्टर नहीं होता है, कई बार हम डीप ब्रीथ लेते हैं। तो डीप ब्रीथ लेने से क्या है, हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं। जैसे ज़्यादा भूख लगती है तो ज़्यादा खाना खाते हैं, वैसे ही अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, डीप ब्रीथ लेके ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं। फाइन, अब हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ। तो ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो कैसे होता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो अभी यहाँ पर क्या करना है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ना है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं, जो नोज में होल्स है ना, उनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल की ही हेल्प से क्या है, एयर अंदर जाती है। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity and nose के यहाँ से जो cavity arise होती है उसको ही क्या बोलते हैं, nasal cavity। तो nostril से होते हुए air कहाँ जाती है, nasal cavity में। From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe and nasal cavity से कहाँ जाती है, lungs में, and lungs तक जाने के लिए बीच में क्या है, एक windpipe है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में। सो अभी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कि कैविटी वर्ड आया, तो कैविटी वर्ड हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, अपने टीथ में कैविटी हो गई तो उसके लिए कहा जाता है डेंटिस्ट के पास। तो वाली कैविटी तो क्या बेकार है, क्योंकि उसमें दांतों में क्या हो रहे हैं, जम्स हो रहे हैं एंड टीथ उससे खराब हो रहे हैं। बट यहाँ पर जो कैविटी है ना, उसका मतलब होता है खाली स्पेस है। तो नेजल कैविटी है ना, तो नेजल कैविटी में भी बीच में स्पेस है जहाँ से कि एयर पास हो पाती है। देन चेस्ट कैविटी में भी बीच में क्या है, स्पेस है जहाँ पर लंग्स सिचुएटेड है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। तो ये कैविटी कहाँ पर है, किससे सराउंडेड है, रिब्स से सराउंडेड है। रिब्स क्या है, बोन्स हैं। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity and जो chest cavity है उसमें डाउन साइड पर क्या प्रेजेंट है, डायाफ्राम प्रेजेंट है। डायाफ्राम क्या होता है कि मसल्स, एक टाइप की मसल है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स एंड स्टमक के बीच में।
ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम एंड द रिब केज। तो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, डायाफ्राम और रिब केज की मूवमेंट से होती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। सो जब इनहेल कर रहे हैं हम ऑक्सीजन को, एयर को इनहेल करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, रिब्स जो हैं वो ऊपर डायरेक्शन में मूव करती हैं, ऊपर एंड बाहर साइड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, एंड डायफ्राम क्या है, डाउन साइड पे मूव करता है। इससे क्या होगा, सारी चीजें बाहर साइड जा रही हैं तो इनसाइड जो है एरिया बढ़ रहा है। This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs। इससे क्या हुआ, एरिया बढ़ा, स्पेस बढ़ी, जिससे कि ज्यादा अमाउंट में एयर जो है वो लंग्स में आती है। The lungs get filled with air and lungs क्या है, एयर से भर जाते हैं। जैसे बलून है, तो बलून को अगर आप उसमें एयर डालोगे, दैट मीन्स कि बलून क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, क्योंकि वो एयर जो है वो कहाँ जा रही है, इनसाइड द बलून। तो बलून भी इनहेल करता है जब गैस को, तो उस कंडीशन में क्या है, उसमें स्पेस इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही हमारे चेस्ट कैविटी के साथ है, जब एयर इनहेल करना होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड स्पेस उसमें इंक्रीज हो जाएगी। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, एंड लंग्स में क्या फिल हो जाता है, एयर फिल हो जाती है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, एंड एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, जब एयर को हम एक्सहेल कर रहे हैं बलून से, उसमें जो प्रेजेंट एयर है उसको बाहर निकालोगे तो बलून क्या होगा, डिफ्लैट हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा कि लंग्स में भी कुछ नहीं बचेगा, बट मूवमेंट की अगर बात करें तो रिब्स जो हैं वो डाउन साइड एंड इनवर्ड मूव करेंगे, while diaphragm moves up to its former position। बट जो डायाफ्राम है वो अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगा, कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, वैसा ही हो जाएगा। This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs। एंड इससे क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज जो इंक्रीज हो जाता है। These movements in our body can be felt easily, एंड ये जो मूवमेंट है ना हमारी बॉडी में, ये हम easily फील कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन। तो डीप ब्रेथ लेना है एंड अपना पाम जो होता है ना हाथ, उसको कहाँ पर रखना है, एब्डोमेन पे। तो अब एब्डोमेन क्या होता है, तो बॉडी की जो स्पेस है ना थोरैक्स से लेके पेल्विस तक, पेल्विस क्या हो गई, लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक, तो ये जो पूरा पार्ट है इसको आप बोलते हैं एब्डोमेन। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, तो एब्डोमेन की जो मूवमेंट है उससे भी हम फील कर सकते हैं ब्रीदिंग को। What do you find? So इससे आपको क्या पता चल रहा है इस एक्टिविटी से, यहाँ देखते हैं हम। आफ्टर हैविंग लर्नड दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। तो जब पता चला बच्चों को कि ये जो प्रोसेस है ना ब्रीदिंग की, उसमें क्या होता है, चेस्ट कैविटी के साइज में चेंज आता है, तो सारे ही बच्चे इन्वॉल्व हो गए किस कॉम्पिटिशन में, कि किसका चेस्ट सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। तो everyone was boasting that he could expand at the maximum। तो सब क्या बोल रहे थे कि नहीं, मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन क्रिएट कर सकता हूँ, तो इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। How about doing this activity in the class with your classmates? तो ये एक्टिविटी अपने क्लासमेट्स के साथ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है कि एक नॉर्मल स्टेट में मेजरिंग टेप से चेस्ट का मेजर करना है, देन उसके बाद इनहेलेशन के बाद एंड एक्सहेलेशन के बाद, तो ये सारे जो रेट्स हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे, जिससे कि आइडिया लगा सकते हैं कि कब रिब केज डाउनवर्ड मूव कर रहा है एंड डायाफ्राम जो है डाउनवर्ड जाता है एंड डायाफ्राम कब अपवर्ड जाता है। तो ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 10.4 में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे फर्स्ट तो क्या आता है, नेजल पैसेज। तो जो नोज है ना, ये नॉस्ट्रल्स हो गए, यहाँ से जो पैसेज स्टार्ट हुआ है वो हो गया क्या, नेजल पैसेज। देन उसके बाद आता है क्या, ओरल कैविटी। सो ओरल कैविटी का फंक्शन कहाँ पर है, डाइजेशन में। देन उसके बाद है ये ओरल कैविटी के बाद एक्सटेंड होता है जो, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है क्या, ट्रैकिया।
ट्रैकिया के बाद क्या है, ये लंग्स है। लंग्स के अंदर क्या है, ये आर्टियोल्स है। ये जो यहाँ पर सबसे टर्मिनल पॉइंट पे बलून टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो वो क्या है, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो किसी दूसरे, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम में देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होते हैं, एल्वेलाइज। ठीक है, ये जो यहाँ पर लाइंस दी हुई है ना, ये क्या है, रिब केज है। सो रिब केज लंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे जू में होता है ना, नेट की दूसरी साइड रख देते हैं एनिमल्स को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज लगाते हैं। The air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. When we inhale, the particles get trapped in their air present in our nasal cavity. So क्या होता है ना, जब हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसको इनहेल करेंगे, उसमें कई बार क्या है, अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, स्मोक है, डस्ट है, पॉलन ग्रेन्स हैं, ये सब हो जाते हैं अनवांटेड पार्टिकल्स। सो इनहेल करते टाइम ये जो पार्टिकल्स हैं एयर के साथ ट्रैप हो जाते हैं एंड हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं इनहेल करने में। अब इनहेल करते टाइम ऐसा नहीं होता है कई बार कि डायरेक्टली वो बॉडी में चले जाएं, बिकॉज नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो हेयर्स प्रेजेंट होने की रीज़न क्या है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल जो है वो अंदर ना जा सके एंड टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन रहे। हाउएवर sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity and कुछ बार क्या होता है, ये जो नेजल कैविटी से है वहां से एयर ऐसे ही पास हो जाती है। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी एंड अगर वहां से उस फॉरेन पार्टिकल्स या जो अनवांटेड पार्टिकल हैं उनको रोका नहीं गया तो वो क्या करते हैं, लाइनिंग जो होती है ना कैविटी की, उसमें इरिटेशन कॉज करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी sneezing expels these from foreign particles from the inhaled air and dust free clean air enters our body। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स गए नोज में तो उसकी वजह से इनहेल करने में थोड़ी सी इरिटेशन होती है एंड उसी इरिटेशन की वजह से स्नीजिंग आती है। स्नीजिंग आने से क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं ना वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। Take care when you sneeze, you should cover your nose so that the foreign particle you expel are not inhaled by any other person। So क्या ध्यान रखना होता है कि जब स्नीज करते हैं ना तो उस टाइम पे माउथ को एंड नोज को कवर करो, बिकॉज स्नीजिंग के टाइम पे जो पार्टिकल्स होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स वो बाहर आते हैं। राइट, नेक्स्ट एक्टिविटी है 10.4। Take a deep breath, measure the size of the chest with a measuring tape। So इसके लिए क्या करना है, डीप ब्रीथ लेने के बाद जो चेस्ट का साइज है उसे मेजर करना है एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 10.2। एंड टेबल 10.2 जो दिया हुआ है ना, टेबल 10.2 क्या है, इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स। तो अपने क्लासमेट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है। Measure the size of the chest again when expanded and indicate which classmates show the maximum expansion of the chest। तो उसके बाद क्या करना है, डीप ब्रेथ लोगे, देन फर्स्ट नॉर्मल कंडीशन में चेस्ट का मेजर करना है। उसके बाद जब एक्सपैंड किया है दैट मीन्स कि हमने इनहेल कर ली है एयर, उसके बाद चेस्ट का मेजरमेंट करना है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सिंपल से मॉडल से रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो समझना है। उसके पहले हम देखते हैं क्या एक्टिविटी 10.5। 10.5 में क्या है, टेक अ वाइडर प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल इन द लिड so that the tube may pass through it। To the forked end of the tube, mix two deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown in figure 10.7। तो इसके लिए क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेना है एंड प्लास्टिक बॉटल का बॉटम रिमूव करना है। उसके बाद एक वाई शेप की, अल्फाबेट वाई जो होता है उस शेप का एक ग्लास या प्लास्टिक की ट्यूब कलेक्ट करनी है। देन उसमें 2 होल्स करके दोनों साइड क्या करना है, बलून्स लगा देना है एंड टॉप पोर्शन से
उसको पूरी तरीके कॉर्क से कवर करना है। नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। देन उसके बाद क्या कर देना है, बॉटल का कैप टाइटली लगाना है जिससे वो एयर टाइट रहे। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल tie a thin rubber band और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। एंड उसके बाद सील करने के बाद क्या करना है, बेस जो रहेगा ना जहाँ पर हम बलून या फिर पॉलिथीन लगाते हैं, रबर शीट लगाते हैं, सो उसके लिए क्या करते हैं, उस कंटेनर पे उसको थिन रबर से टाई कर दिया जाएगा, जैसे कि वो रबर शीट है या फिर प्लास्टिक शीट है वो गिरे ना। सो हम यहाँ पर देखते हैं फिगर 10.5, यहाँ पर दिया हुआ है जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है ह्यूमन बींग्स में, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्रामेटिकली। तो फर्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पे क्या है, एयर को इनसाइड हम लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर को। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, एयर जब बॉडी के अंदर आ रही है, लंग्स में जा रही है, तो लंग्स बलून जैसे फूल सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं उनको, बट ऐसा नहीं है बिकॉज ये रिब केज से सपोर्टेड है, तो कुछ सर्टेन अमाउंट तक ही वो ब्लो होते हैं। तो क्या होगा कि एयर अंदर आती है तो बलून जैसे, बलून की वॉल्स जो है वो बाहर साइड जा रही है ना, तो ऐसे ही रिब केज जो है वो मूव्स आउट एंड डायफ्राम जो है वो मूव्स डाउन। सो ये क्या हो गया इनहेलेशन में, बिकॉज यहाँ पर एयर जो है वो अंदर आ रही है। बट सेकेंड कंडीशन जो एक्सहेलेशन है, जब एयर बाहर जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा, रिबकेज जो बाहर आया हुआ था वो वापस से अंदर चला जाएगा एंड जो डायफ्राम फ्लैट हो गया था वो अगेन कर्व हो जाएगा। तो ये डायफ्राम क्या है, रिब केज के डाउन साइड पर है एंड लंग्स ऐसे ही प्रोटेक्टेड है रिब केज से। फाइन। सो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रिब केज के 12 पेयर्स होते हैं। रिब्स क्या है, बोन्स है, टाइप ऑफ बोन्स हैं जो कि लंग्स को कवर करते हैं एंड इनके 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून। ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू है जहाँ पर हमें क्या करना था, एक ग्लास जार में या कंटेनर में टॉप से ऐसा अरेंजमेंट बनाना था, एक ट्यूब को वाई शेप में लेना था एंड वाई के जो दोनों एंड पॉइंट्स थे उस पे बलून अटैच करना था एंड टॉप पोर्शन पे कॉर्क से कवर करना था। बॉटम पे क्या करना था, एक रबर शीट को रबर बैंड से टाई करना था। अब इस कंडीशन में देखो, जब डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, जैसे लंग्स, ये रबर शीट को हमने यहाँ क्या कंसिडर कर लिया, ये क्या हो गया, डायाफ्राम है, बलून्स जो है वो क्या है, लंग्स हैं एंड ये ट्यूब जो है यहाँ से एयर इनलेट होगी, तो ये क्या हो गया, ट्रैकिया। सो जब डायाफ्राम जो है वो नीचे जाएगा उस कंडीशन में वॉल्यूम लंग्स के अंदर का इंक्रीज होगा, तो बलून्स भी वैसे ही सेम है तो वो ब्लो कर गए। एंड जब यहाँ पर रबर शीट जो है उसको आप इनसाइड डायरेक्शन में मूव करोगे, जब वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आएगा तो बलून जो है वो डिफ्लेट हो जाएंगे, जैसे कि लंग्स में रिब केज जो है वो अंदर साइड चले जाते हैं। नेक्स्ट, पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून। तो दोनों ही कंडीशन में बलून्स को ऑब्जर्व करना है। डिड यू सी एनी चेंज इन द बलून? सो बलून्स में कोई चेंज समझ आया क्या? तो ऑब्वियसली यस, जब रबर शीट को हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो बलून इन्फ्लेट हो रहे हैं एंड जब इनसाइड मूव कर रहे हैं तो बलून डिफ्लेट हो रहे हैं। डिड यू सी एनी चेंज इन द बलून्स? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, यस। What do the balloons in the model represent? तो अब इस मॉडल में बलून्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंग्स, बिकॉज ये जैसे देखो अरेंजमेंट भी सिमिलर दिख रहा है ना, यहाँ से ट्रैकिया आता है, देन ये लंग्स बने हुए होते हैं, तो लंग्स की प्लेस पे क्या है, यहाँ पर बलून्स है। What do the balloons in this model represent? तो आंसर क्या हो गया, लंग्स। What does the rubber sheet represent? And rubber sheet जो है वो किसकी तरह फंक्शन कर रही है, डायाफ्राम की तरह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायाफ्राम। Now you should be able to explain the mechanism of breathing. अभी ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बिकॉज बहुत सिंपल है, हमने अभी पढ़ा कि ब्रीदिंग की प्रोसेस क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन क्या होगा, एयर कम्स इनसाइड, rib cage move outwards, diaphragm moves downward and volume of lungs increases. Then दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है,
एयर गोज आउटसाइड, ribcage move inside, diaphragm comes upward and volume of lungs decreases। तो सिंपल से हैं ये पॉइंट्स ब्रीदिंग की प्रोसेस में जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन समझने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। अब हम ब्रीद आउट क्या करते हैं, पढ़ तो लिया ब्रीदिंग में इनहेलेशन हो रहा है एक्सहेलेशन हो रहा है, ब्रीद इन एयर करते हैं, बट ब्रीद आउट क्या करते हैं, बॉडी में अंदर इतना सारा क्या प्रेजेंट है जो हम इतना कंटिन्यूस ब्रीद आउट करते रहते हैं। एंड ये तो 24 आवर्स होती है प्रोसेस, बिल्कुल भी कुछ मिनट्स का भी स्टॉप नहीं होता है कि रेस्ट कर ले। सो ये एक्टिविटी 10.6 में दिया है कि हम क्या ब्रीद आउट करते हैं। टेक अ सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल। सो इसके लिए क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। एंड उसके बाद क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब अगर आप ले रहे हो ना या फिर प्लास्टिक ग्लास की कुछ भी बॉटल है उसमें एक होल बनाना है और बॉटल के ऊपर प्रॉपरली फिक्स कर देना है। pour some freshly prepared lime water in the test tube and test tube में देन उसके बाद क्या करना है, lime water जो कि freshly prepare हो वो रखना है। insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dips in lime water। उसके बाद क्या करना है, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को उस होल में से डालना है, बॉटल के होल में से, एंड इस तरीके से डालना है कि वो टेस्ट ट्यूब में चली जाए एंड टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर जो था उसको टच कर ले। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। देन उसको क्या करना है, स्ट्रॉ में ब्लो करना है, स्ट्रॉ में एक्सहेल करना है हमें सीधे स्ट्रॉ को पकड़ के। जैसे एक तो क्या करते हो आप सिप लेते हो, जूस पी रहे हो तो स्ट्रॉ को कोई भी जूस होता है वो इनसाइड जाता है, बट यहाँ पर क्या करना है, आउटसाइड एयर करना है, तो ब्लो करना है। Is there a change in the appearance of the lime water? So lime water के appearance में कोई change आएगा क्या? तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी ट्राई करके देखना और अपना ऑब्जर्वेशन देखना। आंसर तो मैं यहाँ बता ही रही हूँ। Can you explain this change on the basis of what you learned in chapter 6? So, अब अगर चैप्टर 6 हमें याद होगा तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जब बेकिंग सोडा एंड विनेगर की रिएक्शन हो रही थी उस टाइम पे क्या फॉर्मेशन हो रहा था, उस टाइम पे फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए हमने क्या यूज किया था, लाइम वाटर, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हमें ये तो पता है कि एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं वो क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। What do we exhale? तो हम एक्सहेल क्या करते हैं, कौन सी पर्टिकुलर एयर है, तो एयर तो एक्सहेल करते हैं, ये सबको पता रहता है। Do we exhale only कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते हैं और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विथ इट, या फिर गैसेस के कुछ और भी मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं। You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. From where do these droplets come? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि मिरर के सामने अगर आप एक्सहेल करोगे ना तो मिरर के सामने क्या होता है कि ऐसे कुछ ड्रॉपलेट्स, एक लेयर टाइप की आ जाती है। तो वो लेयर क्यों आ रही है, बिकॉज जब हम एक्सहेल करते हैं ना तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो बाहर जो टेम्परेचर है ना वो कंपैरेटिवली कोल्ड है, तो कोल्ड होने की वजह से इनसाइड से जो बॉडी के अंदर से एक्सहेल करते टाइम वेपर्स आते हैं वो बाहर आके कंडेंस हो जाते हैं, इसीलिए वो गैस जो है वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फाइन। यहाँ पर बूझो का एक क्वेश्चन है, बूझो वांट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। तो एक पर्सन, एक एवरेज ह्यूमन जो है वो एक बार में कितनी एयर को होल्ड कर सकता है अपने लंग्स में, तो इसका आंसर है जनरली 5.5 to 6 लीटर। इतना ज़्यादा अमाउंट में वो अपने बॉडी में एयर को ट्रैप कर सकता है या फिर होल्ड करके रख सकते हैं लंग्स। तो यहाँ 10.8 फिगर जो है ना, जो हमारी 10.6 एक्टिविटी है, तो इफेक्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर। तो लाइम वाटर पे जब हम एक्सहेल एयर डालेंगे ना तो एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई करो, सिंपल है। उसमें क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, दैट मीन्स कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में भी
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है ना, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अभी यहाँ पर क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो इनहेल्ड एयर में कितना है, 21%, एक्सहेल्ड एयर में है 16.4% ऑक्सीजन। एंड सिमिलरली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इनहेल्ड एयर में तो कितना कम है, 0.04%, एंड एक्सहेल्ड में है 4.4%। तो एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन कम है कंपैरेटिवली। अभी अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो एक्सहेल्ड एयर में 16.4 ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड से 4.4 है, बट यहाँ पर इनहेल्ड एयर में देखें हम तो 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। तो दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है। Animal such as elephants, lions, cow, goat, frogs, lizard, snake, birds have lungs in their chest cavity like the human beings। तो animals जो है ना कि हो गए कौन कौन से, elephant है, lion है, goat हुई, lizard हुई, snakes हैं, सभी में क्या होते हैं, lungs होते हैं chest cavity में, जैसे कि human beings में होते हैं। हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ। अब इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स होते हैं, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो उनमें भी क्या लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग के जैसे। अब ये तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना कि एनिमल्स में भी कुछ में लंग्स है कुछ में नहीं है, तो ये कैसे डिसाइड होता है। गॉड ने ये क्राइटेरिया कैसे बना दिया कि नहीं इसको लंग्स देना है इसको नहीं देना है, और ऐसे डिसाइड कर लिया बस रैंडमली। जैसे क्लास में होता है ना, जो अच्छे से पढ़ाई करता है उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, बट जो नहीं पढ़ाई करता उसको कुछ नहीं मिलता। बट यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगा कि कुछ में लंग्स हैं कुछ में है ही नहीं। सो डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड होता है, या फिर ये नोन है कि कहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म में लंग्स प्रेजेंट होंगे एंड कहाँ पर नहीं प्रेजेंट होंगे। सो लेट अस फाइंड आउट। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप के लंग्स होते हैं। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है कॉकरोच। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। सो कॉकरोच में क्या है, साइड में ओपनिंग होती है। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव अ सिमिलर ओपनिंग, दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। सो कई दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनमें भी ये ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। Insect have a network of air tubes called trachea। तो इंसेक्ट में क्या है ना, ऐसा ट्यूब टाइप का सिस्टम होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, एंड उसको क्या बोल देते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रो स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। तो जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है ना, वो कहाँ जाती है, स्पाइरिकल से ट्रैकियल ट्यूब में जाती है। डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, एंड उसको क्या करना है, बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज करना है। एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और जिससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है या गैसेस हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचेंगे। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरिकल्स। एंड क्या होता है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से है ना, वो पहले ट्रैकियल ट्यूब में जाती है एंड स्पाइरिकल की हेल्प से बाहर आ जाती है। These air tubes or trachea are found only in insect and not in any other group of animals। तो ये जो एयर ट्यूब्स है ना, या फिर क्या है ट्रैकिया है, ये सिर्फ कुछ इंसेक्ट्स में ही प्रेजेंट है, बट ये सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ मिला कि सारे ही ऑर्गेनिजम्स क्या सिमिलर मैनर में ब्रीथ करते हैं। सो ये हो गया यहाँ पर आंसर नो। देन उसके बाद है क्या, अर्थवर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6। तो चैप्टर 9 है, मिड का चैप्टर है, बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं। Recall from class 9, chapter 9 of class 6 that earthworm breathe through skin। तो ये जो एक्टिविटी है
इसके बाद हमें क्या पता चल रहा है कि 9th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर अर्थवर्म में ब्रीदिंग की प्रोसेस किसकी हेल्प से होती है, स्किन की हेल्प से होती है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन टचिंग, एंड उससे क्या होता है कि जो स्किन होती है ना अर्थवर्म की, वो मॉइस्ट फील करते हैं एंड स्लाइमी करते हैं फील। स्लाइमी मतलब कि स्टिकी सब्सटेंस टाइप का होता है, वो उनकी स्किन पे प्रेजेंट होता है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, एंड गैसेस क्या है, इससे इजीली पास हो पाती हैं। तो फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग। फ्रॉग में क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग में लंग्स होते हैं ना, वैसे ही फ्रॉग में भी प्रेजेंट है। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, एंड वो क्या है, अपने स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं, विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। सो अर्थवर्म में भी स्लाइमी लेयर है, दैट इज वाई वो ब्रीथिंग कर रहे हैं स्किन से। एंड फ्रॉग में भी क्या होता है ना, स्किन जो है वो मॉइस्ट रहेगी या स्लिपरी रहेगी, जिसकी वजह से उसकी स्किन भी क्या है, ब्रीथिंग की प्रोसेस परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, बूझो के माइंड में फिर से क्वेरी है। बूझो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम दैट whales and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upward. Why do they do so? So वो ऐसा क्यों करते हैं? तो कई बार क्या होता है ना, वाटर के इनसाइड में जब वो रहते हैं तो उनकी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं होती है, एंड उस ब्रीदिंग की प्रोसेस को प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए वो कुछ टाइम के लिए पानी से बाहर आते हैं एंड देन वो इनसाइड चले जाते हैं। राइट, देन लास्ट टॉपिक है ब्रीदिंग अंडर वाटर। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। सो जब आप स्विमिंग करने अगर गए हो तो पानी के अंदर कितनी देर तक रह पाते हैं, नहीं रह पाते ना ज़्यादा टाइम तक। सो हम ब्रीथ करते करते सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के अंदर अगर ब्रीथ करेंगे तो वाटर हमारे लंग्स में चला जाएगा। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है, वाटर में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। सो वो ब्रीथ कैसे करते हैं पानी के अंदर। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो एक तो आप जरूर भूल गए हो कि 6th क्लास में क्या क्या पढ़ा है, बट ये लोग ना भूलते हैं ना भूलने दे रहे हैं। उन्होंने फिर याद दिला दिया कि 6th क्लास में आपने ये तो पढ़ा है कि गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फिश में, एंड वो किस लिए हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है ना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑन ऑफ द स्किन। तो गिल्स क्या है, स्किन के प्रोजेक्शन है, स्किन के ऊपर साइड प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। You may wonder how gills helps in breathing. So आप सोचोगे गिल्स कैसे हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में। तो गिल्स में क्या होता है ये देखते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। तो गिल्स में क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में। देन नेक्स्ट टॉपिक है जो लास्ट है, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। तो अभी हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो पढ़ लिया है, लिविंग में तो प्लांट्स भी आते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी, एनिमल्स के रेस्पिरेशन का। तो प्लांट्स भी क्या रेस्पिरेशन करते हैं, परफॉर्म। सो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। सो ये भी आपने अगेन क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। They also take in oxygen from air and give out carbon dioxide. So रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देता है एंड उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स के जो पार्ट्स है ना, इंडिविजुअल पार्ट मतलब कि लीव्स हैं अलग अलग जो, या फिर फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वो सभी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली इनटेक कर सकते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं। सो अभी जैसे ह्यूमंस में क्या थे, लंग्स प्रेजेंट हैं, देन उसके बाद फिशेज में गिल्स हैं, कॉकरोच में स्पाइरेकल्स हैं, वैसे प्लांट में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1। सो अभी तो ये 6th क्लास का नहीं है, 7th क्लास का ये तो पता ही होना चाहिए। सो क्या होता है,
प्लांट्स में कैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? You have already learned that in chapter 1 that the leaves of the plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. तो plants में क्या present होता है? Stomata present होता है जो कि gaseous exchange में help करता है. Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. Roots take up air from the air spaces present between the soil particles. तो जैसे सारे लिविंग सेल्स हैं ना उनको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही सेल्स रूट सेल्स जो होती हैं उसमें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है? सॉइल में जो वैकेंट इंटरस्टिशियल स्पेस थी ना उसमें क्या आ जाते हैं? एयर पार्टिकल्स. एंड वही एयर पार्टिकल्स जो है वो रूट्स के रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? सो आप इमेजिन कर सकते हो क्या ये चीज, या फिर ऐसा हुआ हो कहीं आपने देखा हो कि किसी प्लांट को पॉट में जो रखा हुआ है उस पर हम ओवर वाटर्ड कर दें, मतलब बहुत सारा पानी डालें. सो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. So क्या है? बहुत ही vital process है. That means कि important process है. सारे ही living organisms में ये process present होती है. So chapter यहाँ पर end होता है, पर chapter में ब्रीदिंग टर्म आया और रेस्पिरेशन टर्म आया. सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन हम थोड़ा सा क्या समझ रहे हैं कि ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, बट दोनों में क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन हमारी बॉडी से रिलेटेड जितना भी होता है ना वो तो हमें पता होना ही चाहिए. तो ब्रीदिंग क्या हो जाती है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है. उसमें क्या हो रहा है? एयर का इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो रहा है. फाइन. इन एंड आउट ऑफ एयर. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. देन उसके बाद रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है. क्यों यूटिलाइज होती है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने. एंड ग्लूकोज का ब्रेक डाउन क्यों होता है? उससे एनर्जी जनरेट होती है एंड वही एनर्जी सेल्स टेकअप कर लेते हैं. फाइन. तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को. सो आई होप कि चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ आया होगा जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर्स भी इजी से लिख सकते हो. सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस? सो एथलीट जो होते हैं, एथलीट्स क्या होते हैं? ये जंपिंग, रेसिंग, ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो होते हैं ना वो हो गए क्या? एथलीट्स. तो रेस करने के बाद उनकी ब्रीदिंग फास्टर एंड डीपर क्यों हो जाती है? तो रेसिंग क्या है? रेस करना एक फिजिकल एक्टिविटी है. फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे एनर्जी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. सो उस ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड ही है ना. ऐसा नहीं है कि बॉडी में अनलिमिटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सो जब एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो बॉडी में जो लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाती है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या है? मसल्स में थोड़े टाइम के लिए तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो जाता है. उस कंडीशन में क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है. सो जब एथलीट फिर उसके बाद रेस को फिनिश करता है, देन ऑक्सीजन की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए उसकी ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्टर हो जाता है एंड डीपर हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में लेना है. प्रॉपर अमाउंट में लेने से क्या होगा? लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन होगा एंड क्रैम्प्स नहीं होंगे. सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो दोनों की सिमिलैरिटीज बताना है और डिफरेंस भी बताना है. तो सिमिलैरिटीज तो क्या हो जाएंगी कि दोनों ही किसके टाइप हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइप हैं. दैट मीन्स कि दोनों ही सेल्स में होते हैं. फाइन. फर्स्ट ये हो गया. एक और सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी कि दोनों ही रेस्पिरेशन में एरोबिक हो या एनारोबिक हो, फूड क्या है? ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है.
सिर्फ यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, ब्रेक डाउन हो रहा है, कौन से कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो रहा है वो सिमिलैरिटी में काउंट नहीं होगा। देन उसके बाद और क्या आ जाता है कि दोनों में ही बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। दोनों में बाय प्रोडक्ट्स में क्या आता है, एनर्जी आता है। एनर्जी का अमाउंट डिफरेंट होता है बट दोनों ही रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। फाइन, अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे। तो डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, सबसे फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एंड एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। फाइन, जब आप क्लास में प्रेजेंट हो तो ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो। जब आप यहाँ पर आपका माइंड प्रेजेंट है वीडियो को सुनते टाइम पे तो क्या है, आप ज्यादा अच्छे से सुन रहे हो। तो वैसे ही जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे कि ज्यादा एनर्जी और जो ब्रीदिंग रेट है वो प्रॉपर होता है। एंड एनारोबिक में जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, जैसे कि अगर आप वीडियो को सुनते टाइम आपका माइंड एब्सेंट होगा यहाँ से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, आपको कम समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा एरोबिक में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई एंड एनारोबिक में कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। देन एरोबिक का थर्ड डिफरेंस क्या लिखेंगे हम कि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट एनारोबिक में क्या होते हैं बाय प्रोडक्ट्स, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, दोनों जगह जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। देन एरोबिक जो है वो स्लो प्रोसेस होती है बट एनारोबिक जो है वो फास्ट होती है प्रोसेस। एग्जाम्पल्स अगर हम एनारोबिक के लिखे तो नॉर्मल जो एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, ये हो गया। एनारोबिक में ह्यूमन सेल्स है, कब, जब फिजिकल वर्क कर रहे हैं या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग हो रही है उस टाइम पे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। देन उसके बाद ईस्ट आ जाएगा। ईस्ट सेल का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। तो ईस्ट में क्या होता है कि ब्रेकडाउन किस में होता है, ग्लूकोज, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके अलावा बैक्टीरियाज जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, थर्ड है वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। सो स्नीजिंग क्यों होती है, स्नीजिंग क्या होता है, छींक आना। उस टाइम पे आपको पता है गॉड ब्लेस यू को क्यों बोला जाता है, बिकॉज स्नीजिंग के टाइम पे कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हमारी हार्ट बीट जो है वो रुक जाती है। हार्ट बीट रुकने से क्या होता है, अगर ज्यादा टाइम के लिए रुकेगी तो डेथ भी हो सकती है। दैट इज वाई स्नीजिंग के टाइम पे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि इनहेल, अगर हम डस्ट, मतलब कहीं पर एयर में अगर डस्ट प्रेजेंट है एंड उस एयर को इनहेल करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, स्नीजिंग आ रही है। इसका रीजन क्या है, डस्ट पार्टिकल जो हैं वो क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं। तो जैसे किसी भी कंट्री में अनवांटेड फॉरेनर्स जाते हैं जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, टेररिस्ट बोल देते हैं। टेररिस्ट का तो कंट्री में फिर क्या होता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं। वैसे ही कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स जो हैं वो अगर हमारी बॉडी में जाते हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। तो बॉडी की जो आर्मी होती है ना वो वर्क करने में लग जाती है एंड वो जब वर्क करती है तो वो क्या करती, बॉडी में होता है स्नीजिंग। सो स्नीजिंग की वजह से जो डस्ट पार्टिकल गए हुए होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। अभी इसमें एक और चीज ये आती है कि हमारे नोज में, जो ह्यूमंस की नोज होती है, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हेयर्स का फंक्शन क्या है, यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप करने का। अगर कई बार ट्रैप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कंट्री की बॉर्डर है, हमारी इंडिया की बॉर्डर पे क्या है, आर्मी है। अभी कई बार टेररिस्ट वो आर्मी को क्रॉस करके भी आ जाते हैं। तो वैसे ही डस्ट पार्टिकल भी ये नेजल कैविटी जो है जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट है उसको क्रॉस करके भी कई बार अंदर चली जाती है, जिससे पता चलता है कि बॉडी में जो और स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है ना वो एक्टिव हो जाती है एंड स्नीजिंग की प्रोसेस से वो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर कर देती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, फिल 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर, लेबल देम A, B एंड C। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब्स लेना है, उन तीनों में वाटर फिल करना है 3/4 ट्यूब में। देन तीनों में लेबलिंग करना है, A, B एंड C मार्किंग करो। कीप अ स्नेल इन अ टेस्ट ट्यूब A। सो जो टेस्ट ट्यूब A मार्क किया है ना उसमें एक स्नेल रखना है। स्नेल एक ऑर्गेनिज्म होता है। अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B एंड इन C। एंड क्या क्या करना है उसके बाद, वाटर प्लांट रखना है टेस्ट ट्यूब B और C में।
कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, और सी वाली जो ट्यूब है ना उसमें स्नेल भी रखना है और प्लांट भी रखना है। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2? सो कौन सी टेस्ट ट्यूब है जिसमें सिर्फ स्नेल है, जिसमें प्लांट वाटर है एंड जिसमें प्लांट एंड स्नेल है? तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में CO2 का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा? तो टेस्ट ट्यूब ए जो रहेगी ना उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, बिकॉज स्नेल जो है वो एक्सेल करेगा CO2 को, सो वहां पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। बट टेस्ट ट्यूब बी एंड सी में क्या है ना, जो CO2 एक्सेल होगी वो कौन यूटिलाइज कर लेगा? प्लांट यूटिलाइज कर लेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो दैट इज वाई वहां पर CO2 का कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो सिर्फ पूछा क्या है यहाँ पर कि कौन से ट्यूब में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब ए इन विच स्नेल इज प्रेजेंट। क्वेश्चन 5 है टिक द करेक्ट आंसर। तो हम फर्स्ट देखते हैं, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो कॉकरोच में एयर कैसे एंटर करती है? स्पाइरेकल से। जैसे ह्यूमन बॉडी में लंग्स हैं, फिशेज में गिल्स हैं, अर्थवर्म में स्किन है रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही कॉकरोच में क्या है? स्पाइरेकल्स हैं। देन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग ड्यू टू accumulation ऑफ। सो हैवी एक्सरसाइज के बाद जो क्रैम्प्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? क्या एक्यूमुलेट हो जाता है? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। फाइन। Then normal range of breathing rate per minute in an average adult person at rest is 15 to 18 times। ये हमने चैप्टर के बीच में भी पढ़ा हुआ है एंड ये बहुत कॉमन है। इनकेस अगर आपका ब्रीदिंग रेट कम हो रहा है एंड ज़्यादा हो रहा है रेस्ट कंडीशन में भी, तो उस कंडीशन में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कि आप फिजिकल वर्क भी नहीं कर रहे हो, स्टिल आपका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या है, थोड़ा सा कंसर्न लेना चाहिए उस तरफ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स। तो एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? एयर जो है वो बाहर जा रही है। एयर बाहर जाने की वजह से रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है? और वॉल्यूम कम होता है लंग्स का, क्योंकि एयर जो है वो बाहर जा रही है। एंड आउटवर्ड कब मूव करती है? इनहेलेशन के टाइम पे, क्योंकि इनहेलेशन के टाइम पे उसको ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करना होता है। फाइन, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। 6th क्वेश्चन है मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2। तो यहाँ पर हमें मैचिंग्स बताना है। सबसे फर्स्ट है कॉलम 1 में ईस्ट, तो यहाँ पर सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? अल्कोहल। अल्कोहल क्यों? बिकॉज ईस्ट जब एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। देन डायाफ्राम। सो डायाफ्राम यहाँ पर क्या सुटेबल मैच करेगा? चेस्ट कैविटी। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? लंग्स एंड स्टमक के बीच में, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। देन स्किन है, तो स्किन का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है? अर्थवर्म के साथ मैच करेगा ये। अर्थवर्म में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? स्किन होती है। देन लीव्स है, तो लीव्स में रेस्पिरेशन किससे होता है? स्टोमेटा से। तो लीव्स के जो लंग्स बोल सकते हैं वो क्या है? स्टोमेटा है। देन उसके बाद है फिश। फिश में क्या प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए? गिल्स। तो ये आ गया यहाँ पर गिल्स। देन लास्ट वन इज फ्रॉग। फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे होता है? बाय बोथ लंग्स एंड स्किन। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है, दैट मीन्स कि वो लैंड पे भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है। तो जब वो लैंड पे है ना तो रेस्पायर किससे करेगा? लंग से, एंड जब वो वाटर में है तो रेस्पिरेशन कैसे होगी? स्किन से। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी स्किन मॉइस्ट और स्टिकी होती है ना, वो स्किन से रेस्पायर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा है फ्रॉग एंड अर्थवर्म। उसके बाद है मार्क ट्रू इन द स्टेटमेंट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे क्या है? ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो रहा है, तो बिल्कुल फॉल्स है। एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो ये हो गया फॉल्स। देन सेकेंड वन इज प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो प्लांट्स में क्या है? फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो क्या है ना कि फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती है एंड
रेस्पिरेशन जो है वो मोस्टली नाइट में होती है, बट कुछ प्लांट्स में ये एक्सेप्शन भी है। दैट मीन्स कि कुछ प्लांट्स ऐसे जो हैं वो दिन में भी रेस्पायर करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड वन इज फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। तो फ्रॉग्स जो हैं वो स्किन से भी ब्रीथ करते हैं एंड लंग्स से भी ब्रीथ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन में पढ़ा था ना। देन फोर्थ वन है द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। तो फिशेज में क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है क्या रेस्पिरेशन के लिए, नहीं, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। फिशेज में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पे चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है। तो यस, इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज वहां पर एयर को इनहेल करना है। एयर इनहेल करने के लिए ज़्यादा बड़ी स्पेस होना चाहिए, इसलिए चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है। देन यहाँ पर अब क्वेश्चन 8 जो है, तो ये बहुत फन टास्क है। यहाँ पर आपको ना इस बॉक्स में से कुछ वर्ड्स सर्च करना है। अब वो कैसे सर्च करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उनके वन वर्ड में आंसर मिलेंगे एंड वही आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो आंसर्स तो मैं बता रही हूँ आपको, बट उन्हें यहाँ पर फाइंड आपको करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की जो एयर ट्यूब्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रैकिया। तो यहाँ पर हमें सर्च करेंगे कि ट्रैकिया कहाँ पर है। देखो मैं एक तो बता देती हूँ, ये दिया हुआ है ट्रैकिया। फाइन। देन सेकेंड वन इज स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी को जो स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंड किया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करता है, वो क्या है, रिब्स। देन मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का मस्कुलर फ्लोर क्या है, डायाफ्राम। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो टाइनी पोर्स क्या है, लीव्स की सरफेस पे स्टोमेटा है जो कि एयर के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। देन स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की बॉडी पे जो ओपनिंग्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स हैं। तो यहाँ पर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, तो रेस्पिरेशन में कौन सा सिस्टम है, जो बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, अब हम ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो इजीली बता सकते हैं। सबसे मेन ऑर्गन क्या हो जाती है, लंग्स। उसके बाद नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया। तो ये सब भी किस में इन्वॉल्व है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल। तो हम जिस ओपनिंग से इनहेल करते हैं वो क्या ओपनिंग है, नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद है एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देना है, तो वो क्या हो जाएगा, ईस्ट। देन लास्ट है एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम इज एंट। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म बताना है जिसमें कि ट्रैकियल सिस्टम है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एंट। अभी ये सारे वर्ड्स को आपको यहाँ पर अपवर्ड, डाउनवर्ड, अलोंग, डायगोनल्स पूरे में सर्च करना है। ये सारे वर्ड्स आपको इस बॉक्स में मिलेंगे। राइट। नाइन्थ क्वेश्चन है द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विथ देम बिकॉज। तो जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि हमें तो यही पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड माउंटेन्स भी क्या है, इसी अर्थ पर है ना, एटमॉस्फेयर में ही है। तो फर्स्ट दिया हुआ है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। तो 5 किलोमीटर तक जो है कोई एयर नहीं है, मतलब माउंटेन्स पे अगर जा रहे हैं ना तो 5 किलोमीटर तक कोई एयर ही नहीं है। फिर उसके बाद तो ये तो फॉल्स है, बिकॉज काफ़ी हिली स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर तो एयर होती है, वहाँ पर तो सर्वाइव कर पा रहे हैं, एंड वो 5 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होता है। देन उसके बाद है द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, जो वहाँ पर माउंटेन्स पे ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, वो काफ़ी कम है ग्राउंड के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए माउंटेनियर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं।
Then third one is the temperature of air is higher than that on the ground. So temperature से कोई ऐसा सच रिलेशन नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, एंड प्रेशर से भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है जो लास्ट पॉइंट में है. यहाँ पर मेन क्या है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है माउंटेन्स पे एज कम्पेयर टू ग्राउंड, दैट इज वाई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. अभी ऑक्सीजन अगर नहीं होगी ना, वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगा, तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, थिंकिंग एबिलिटी कम होती है एंड प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता. एंड जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, वहाँ पर उनको तो हमेशा ही थोड़ा कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है, दैट इज़ वाई उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है कंपैरेटिवली कम होती है. एंड काफ़ी कॉमन है वहाँ पर एनॉक्सिया एक डिसीज होती है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन सेल से होती है. मतलब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, ब्लड है, उसमें अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होता तो उससे एक डिसीज होती है एनॉक्सिया. फाइन. तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है. हमने इसमें रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा, कैसे रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग डिफरेंट है, कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े. तो आई होप आपको समझ आया हो. इन केस अभी भी कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू.